जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, महाराज अक्सर अपनी संगत से बात करते हैं, इशारा भी देते हैं और हमारे दुविधाओं को दूर करके हमें सही मार्ग भी दिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम डाउट करने लगते हैं। कई बार महाराज की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन हम इस अंधविश्वास में आ जाते हैं कि शायद कहीं ये भ्रम तो नहीं, और महाराज के बताए हुए उस इशारे को समझ नहीं पाते। लेकिन महाराज भी अगर हमारे हित में वो काम है और अगर वो हमारे लिए सही है तो महाराज वो जरूर करवाते हैं। आज का सत्संग भी कुछ ऐसा ही है। गुरु महाराज की पुरानी संगत जिगीशा आंटी, जिन्हें प्यार से गुरु आंटी भी कहते हैं। संगत जी, आपसे विनती करूंगी इस सत्संग को पूरा और अंत तक जरूर सुने। बाकी संगत तक के साथ भी इसे जरूर साझा करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को नमस्ते। बार बार ये सोच रही थी, मैंने कहा गुरु जी आप बताओ क्या बुलवाना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किसको क्या जरूरत होती है और क्या गुरु जी बुलवाना चाहते हैं। तो आज बार बार मेरे को बेटे के ही सत्संग का ध्यान आ रहा था और उसको गुरु जी ने लाइफ बख्शी थी। आज पहले मैं उसी से शुरू करूंगी। सो अभी 2021 में गुरुजी ने बेटे को लाइफ बख्शी थी। हम लोग मुरादाबाद ऑन एंड ऑफ मॉर्निंग जा रहे थे, इवनिंग आ रहे थे। काफ़ी सारे फंक्शंस थे मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे के। और एक दिन वापस आते हुए हम लोग रात को काफ़ी लेट हो गए वहाँ से। और रास्ते में बेटे के फ्रेंड्स का कॉल आ रहा था कि आ जा, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब कम सुनते हैं। लड़के तो खासकर, पता नहीं गुरुजी के ब्लेस बच्चे हैं, गुरुजी ने ही ब्लेस किया था उसको। सो हमें वो घर छोड़ करके इट वाज 2:30 वी रीच दिल्ली। और 2:30 को जैसे हम लोग नीचे आए थे, उसने हमारा सामान निकाला और वो गाड़ी से वहीं से आगे अपने फ्रेंड्स के पास गुड़गांव निकल गया। मॉर्निंग में 4:30 अराउंड भाभी के मेरे बेटे का कॉल आता है कि चाची, बेटे का, दिशु उसका नाम है, हर्ष नाम है उसका, कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। और संगत जी ऑब्वियसली हम लोग सुबह से इतना थके हुए थे और 3:30 को तो हम लोग सोई थे। और 4:30 आई डोंट नो किस किस जोन में गुरुजी उस वक्त ले जाते हैं। जब उसका फोन आया और मैंने सुना तो मुझे नहीं मालूम, उसकी जो पहली आवाज वही थी कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। और गुरुजी किस जोन में लेके गए, ना मैं सोई थी ना मैं जगी थी, और गुरुजी ने मेरे को एक क्लियर विजन दिखाया। उस विजन में गुरुजी ने मुझे दिखाया गुड़गांव की जो रोड है डीएलएफ के ऑपोजिट, वहां बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और हेड ऑन कोलिजन हुआ है। और साइड जो ग्लास ड्राइविंग जो विंडो होती है वहां से बेटा मेरा आधा, इज बॉडी इज हाफ इनसाइड द कार व्हीकल और आधा बाहर है। और उसके आईज, नोज, फोरहेड से सब जगह से ब्लड निकल रहा है। एंड ही इज नो मोर। जो मेरे को ये विजन में दिखाया है, कितनी ही देर का विजन था मुझे नहीं मालूम, आज तक भी नहीं मालूम। बट ये मेरे को गुरुजी ने बड़ा क्लियर मुझे विजन दिखाया। और इतनी देर में जो फोन कॉल थी उस पे दूसरी आवाज आती है कि चाची, बेटे को कुछ नहीं हुआ, दिशु को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, बस गाड़ी में लगी है। सो हिम्मत भी कहती हूँ मालिक ही देते हैं। ये सुनने के बाद मैं 2 मिनट बैठी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। आपने आपको काम डाउन किया। मैं वो भी यही कहूंगी कि गुरुजी ने काम डाउन करा। मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा चलो, उसकी गाड़ी को लग गई है। अंकल थोड़ा सा सेंसिटिव ज्यादा है, मैंने उनको नहीं कुछ बताया, ड्राइव भी नहीं अंकल को करने दी। और वहां गए तो एग्जैक्टली जो लोकेशन गुरुजी ने विजन में दिखाई थी कि डीएलएफ के ऑपोजिट में बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा था और बेटा और बेटे के फ्रेंड्स साइड में रोड पे खड़े थे। सो ये चीजें जो होती हैं, ये मेरे को लगता है कि आप इसको जब बताते हो तो आप वो फीलिंग्स कभी नहीं ला सकते हो जो चीज आपने महसूस की है। सो हम लोग ने यू टर्न किया, यू टर्न करके आए। ऑल्दो इट्स अ वेरी मतलब हेवी कार, बट उसका क्या हुआ कि वो
नहीं सोया था, सुबह से ड्राइव कर रहा था, दिन रात पूरी रात निकल गई। मॉर्निंग में उसका हेड इन कोलिजन हुआ विद द ब्लॉक्स, सीमेंटेड ब्लॉक्स जो डिवाइडर की तरह बने होते हैं, और उसका हेड इन कोलिजन हुआ। बहुत स्ट्रॉन्ग कार होने के बावजूद भी उसके आठों जो एयर बैग्स थे खुल गए थे। बट गुरु जी की ब्लेसिंग से उसको एक स्क्रैच भी नहीं आया था। गाड़ी बिल्कुल खत्म थी, टोटल लॉस में चली गई थी, बट ब्लेसिंग्स, आप, मैं किस किस चीज का शुक्राना करूं। सबसे बड़ा शुक्राना तो यही था कि बच्चे को गुरुजी ने ब्लेस किया, उसको स्क्रैच भी नहीं आया। दूसरा शुक्राना ये था कि वो हिडन कोलिजन की वजह से तीन बड़े बड़े सीमेंटेड ब्लॉक्स वो हवा में उड़े और साइड में जाकर के गिर गए। सो पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो वो नहीं बचता। उसके बाद डीएलएफ के जो गार्ड्स होते हैं, मैंने आज तक ऐसे समझदार गार्ड्स नहीं देखे कि जब तक हम पहुंचे तब तक उसने क्रेन बुला करके सारे ब्लॉक्स को असेंबल कर दिया था, ताकि कोई चीज और ना हो, कहीं और किसी का एक्सीडेंट ना हो। पुलिस नहीं आई थी, कोई पुलिस केस नहीं। मतलब मैं किस किस चीज का शुक्राना करूं। गुरुजी ने कितना कितना वो बचाते हैं, हर चीज से बचाते हैं। और क्या उन्होंने मुझे विजन में दिखाया था, और कितना वहां पे उन्होंने जाकर के, जब तक हम पहुंचे तब तक सब कुछ। इवन डीएलएफ के गार्ड्स ने क्रेन भी हमारी गाड़ी को टो करने के लिए बुला ली थी। सो इतने समझदार गार्ड्स मैंने आज तक कहीं नहीं देखे। ये सब चीज गुरु जी की होती है, मेहर उनकी होती है, ब्लेसिंग्स उनकी होती हैं, रास्ता वो दिखाते हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना। बार बार मुझे आज ये सत्संग करने का ऐसा लगा था, गुरु जी आदेश कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। सो अभी लास्ट ईयर का मैं एक सत्संग और कर देती हूँ। गुरु जी का कुछ टाइम से ये मैसेज था कि अभी सत्संग नहीं करने, ऑल्दो हर महीने सत्संग होते होते हैं गुरु जी के इस घर में। सो अभी कुछ टाइम से ये था कि अभी मैसेजेस आए थे कि नहीं करने हैं। अब वो आपके अंदर की भाव होते हैं, जो गुरुजी से आपका कनेक्शन होता है, उसी कनेक्शन में गुरुजी बताते हैं, उस एहसास को आप ले लेते हो और उसको समझ लेते हो, तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। और आप अगर जाने देते हो तो वो फिर आप नहीं, मतलब उसको छोड़ देते हो तो वो छूट जाते हैं। सो अभी लास्ट ईयर हमारा ये था कि भाई हर फंक्शन हमारे लिए, तो होली, दिवाली, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, गुरुजी बस आप हो, आपके साथ मनाएं, आपके दर्शन करने आए, या आपका सत्संग हो इस घर में। आपका ही घर, आपकी ही संगत, आपके ही सत्संग, आपके ही हम। तो जब सत्संग नहीं करना था तो हम लोगों ने प्लान किया कि अंकल और मेरी 25th एनिवर्सरी थी लास्ट ईयर। तो हम लोगों ने प्लान किया, आई थिंक फेब्रवरी में हमारी एनिवर्सरी थी, और नवंबर में हमने प्लान किया कि चलो इस बारी तो सत्संग नहीं कर सकते, तो वी वर प्लानिंग फॉर द क्रूज। और उसकी सारी प्लानिंग चल रही थी। और उसी बीच में एक संगत अंकल हैं, भैया हैं, उनका मैसेज आया कि गुरु, मतलब उन्होंने, मैं सिर्फ अपना पार्ट बताऊंगी, उन्होंने चार पांच संगत को, जो भी गुरु जी से उन्होंने उनकी वो हुई थी कन्वर्सेशन कह लो, या जो भी गुरु जी से उनकी अपने विजन्स में बात हुई थी, तो उन्होंने सिर्फ मैं अपना पार्ट बताऊंगी। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि गुड्डू आंटी, जिगीशा आंटी, आपका गुरुजी ने सिर्फ ये मैसेज दिया है कि आपने दिल्ली में रह करके अपनी 25th सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन करनी है। और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि क्या दीदी आपकी 25th हो गई? मैंने कहा नहीं, अभी हुई नहीं है, और हम उसी की प्लानिंग कर रहे थे। सो जब गुरुजी का ये मैसेज आया कि हमने 25th की जो भी अपनी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन करनी है दिल्ली में ही करनी है, तो फिर तो कुछ और चीज़ हो ही नहीं सकती थी। और गुरु जी की चीजें जो होती हैं वो हमारी थिंकिंग से फार बियॉन्ड रहती हैं। वो मालिक परमात्मा है। अ, ये सब चीजें हुई, तो हमने कहा ठीक है, जय गुरु जी। और क्योंकि फरवरी में बहुत साए होते हैं, सो हम लोग ढूंढ रहे थे कि भाई कहाँ सेलिब्रेट किया जाए। और यहाँ दिल्ली में ऑलमोस्ट सारी चीजें नहीं, हमें कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी। सो मेरे अंकल ने बोला ऐसा करते हैं हम लोग नोएडा में कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, जब गुरुजी का मैसेज है दिल्ली में है तो मतलब दिल्ली में ही है। और ये चीजें हुई, जो भी है चीजें निकली, काफी कुछ बीच में हुआ। और जैसे फेब्रवरी था, 10th फरवरी को मेरी एनिवर्सरी थी, और 2nd फरवरी को मेरे पेरेंट्स दोनों बहुत बीमार हो जाते हैं और दोनों हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं।
और जो सिस्टर्स हैं, मेरी जो छोटी सिस्टर है उसकी बेटी छोटी है, तो वो भी नहीं कर पा रही थी कुछ भी। और बीच वाली जो सिस्टर है उसके बच्चों के भी एक टेस्ट और एग्जाम्स थे। तो वही मैं कहती हूँ कि गुरुजी की जो प्लानिंग होती है वो बहुत बहुत हमारी सोच से बहुत ऊपर है। अ, वो दोनों एडमिट हुए और वो इतनी ज़्यादा उनकी मतलब इतने ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई थी कि वो वहीं समझ में नहीं आ रहा था, उनका डायग्नोस समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है दोनों को। दोनों पापा फेंट हो गए थे, मम्मी का भी यही था। और बहुत सारी चीज़ें हुई। डिटेल में मैं अभी नहीं समझा सकती। फोर्टिस में दोनों एडमिट किए, फिर एक बारी शिफ्ट भी किए, फिर दोबारा अगेन। सो ये सारी चीज़ें गुरुजी की इस बीच में कितनी चीज़ें हुई। भाग दौड़ बहुत रही। और जब लास्ट 2-3 दिन पहले हम हमारा फंक्शन 8th को ऑलमोस्ट, तो अंकल के सारे फ्रेंड्स ने बोला कि भाई आप अगर इतना परेशान हो और आपके से पेरेंट्स अगर हॉस्पिटल में हैं तो आप इस फंक्शन को कैंसिल कर दो। और जब उन्होंने कैंसिल बोला संगत जी, मैं मुझे सिर्फ गुरुजी की एक ही चीज ध्यान आई, जो बीडीएस आंटी अपना सत्संग सुनाती है, नीलम बीडीएस, कि गुरुजी ने कहा था सत्संग कर ले, नहीं तो किसी से मिल नहीं पाएगी। अब मेरे को सिर्फ उनका वो दिमाग में क्लिक किया कि गुरुजी ने क्यों बोला है, और ये मैसेज था कि दिल्ली में ही सेलिब्रेट करना और सेलिब्रेट करना है। तो वो सेलिब्रेशन अंकल के सारे फ्रेंड्स ने बोला कि आप कैंसिल कर दो। मैंने कहा नहीं, सेलिब्रेशन तो करना है क्योंकि मालिक का हुक्म है ये। चाहे आप रोके करो, चाहे हंस के करो, चाहे कुछ भी है अब, लेकिन मालिक का हुक्म है तो ये होगा। और 10th को ये सेलिब्रेशन हुआ गुरुजी की मेहर से। और उसके बाद आई डोंट नो कैसे ग्रेजुअली उन दोनों की जो हेल्थ थी वो कवर अप करना शुरू हो गई। दोनों का डायग्नोस भी हो गया। और 14th फेब को दोनों पेरेंट्स को गुरुजी घर भी ले आए। सो क्या गुरुजी की प्लानिंग है। मीन्स अगर 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 वो उनका मैसेज नहीं आता और आप मैं क्रूज पे चली गई होती, तो ये कितना मुश्किल है कि मैं वहां से ना आ पाती, ना वहां पे कुछ कर पाती। तो कितना शुक्राना करूं मैं गुरुजी का कि वो हर पल आपको इतनी गाइडेंस देते हैं। एक एहसास की जो मैं बात कर रही थी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि कभी कभी गुरुजी का एहसास जो होता है वो आप बहुत बहुत बारीक लाइन है एक एहसास की। अभी किसी फ्रेंड के यहाँ हम लोग उनका खाटू श्याम जी का कीर्तन था, वहां गए थे। हालांकि अब कहीं जाने का मन नहीं होता, कहीं कुछ नहीं, बट हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ती हैं। वो गुरुजी जानते हैं। तो वहां गई और पता नहीं क्यों मेरे को मन में हो रहा है कि मैं एक रोटी प्रसाद लेके चलूं, मैं एक रोटी प्रसाद लेके चलूं। और फिर अपने आप को ही समझा रही हूँ ये क्या, मतलब क्या दिमाग में आ रहा है, एक रोटी प्रसाद लेकर के चलो। सो वही है कि जो गुरुजी अंदर से एहसास डालते हैं, और मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, कहाँ इतनी बड़ी फंक्शन से क्या इसको लेके। बट आप जब मैं वापस आ रही थी जीटी करनाल रोड पे, वहां से वापस आ रही थी, तो रास्ते में अंकल ने बड़ी तेज ब्रेक लगाई तो देखा आगे एक छोटा सा डॉग था जो बिल्कुल बहुत मुश्किल से चल पा रहा था, जिसको ऐसा लग रहा था कि बहुत भूखा है। और तब एकदम क्लिक होता है कि वो रोटी प्रसाद गुरुजी शायद महाराज इसके लिए लेके आने को अंदर से भाव डाल रहे थे, जो कि मैंने नहीं सुना। सो ये एहसास है गुरुजी के साथ आपका कनेक्शन है। गुरुजी सब अपनी अपनी क्लासेस में है। मैं कहूंगी कि सब संगत अपनी अपनी क्लासेस में है, और वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं कि क्या कौन कौन सी क्लास में है, कौन कौन सी सीढ़ी पे है। मालिक ही सबका हाथ पकड़ के लेके चलते हैं, प्यार वो सबको करते हैं। नई पुरानी का भी कोई ऐसा नहीं है, बट कभी कभी कोई कोई चीज है, प्रीच तो नहीं, बट मैं यही कि एक ही जो संगत है, नई संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भजन गुरुजी के ये चीजें सब सत्संग में लगाते हैं, तो गुरुजी की जो डेकोरम है वो खराब होता है। गुरुजी ने इतनी प्यारे अपने शब्द ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, जो उन्हीं शब्द को उन शब्दों को बजाते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस अलग होती हैं, और वो हमारे लिए बहुत अ, हमारे को क्योर करने के काम आती हैं। सो सत्संग एक पुराना सत्संग और है। गुरुजी ने ईयर मुझे ध्यान नहीं है, 2009-10 में गुरुजी ने एक बारी ड्रीम दर्शन दिए थे, और ड्रीम दर्शन में उन्होंने मेरे को दिखाया था कि मैं उनके पास हूँ, और उन्होंने मेरे को बोला था कि आप बड़े मंदिर में चाय प्रसाद की सेवा करो। सो ये मंडे का दिन था उस दिन, और मैं एकदम
उठी और मैंने एकदम मतलब उठ के मैंने अंकल से बोला, मैंने कहा अंकल मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ अपने, और वहां पे चाय सेवा गुरु हुक्म दिया है। तो मैं जब पहुंचती हूँ तो उस वक्त तो बहुत कम संगत होती थी, और सामने ही जहाँ स्टेयर्स गुरुजी के चढ़ने की जो मंदिर के ऊपर की स्टेयर्स है, वहीं लेफ्ट हैंड साइड में कैंटर लगा हुआ था और माली भैया खड़े हुए थे। और मैंने उनसे बोला, माली भैया आज चाय प्रसाद की सेवा गुरुजी ने बख्शी है, तो आप मुझे प्लीज बता दो। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो इसमें फुल है, आप अभी अभी जरूरत नहीं है। और पीछे उस वक्त बड़ी किचन में बस लास्ट फिनिशिंग हो रही थी, और पीछे जहाँ जल सेवा होती थी वहां पे अ, ये जो चाय प्रसाद थी वहां प्रिपेयर हो रही थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है माली भैया, मैं इसको तब तक क्लीन कर लेती हूँ। वो सीमेंटेड था, उसको क्लीन व्लीन करा मैंने, 1 घंटा होगा आई थिंक, बहुत टाइम तो मेरे को याद नहीं है, बट 40-45 मिनट्स अराउंड मेरे को पूरे लगे उसको क्लीन करके। जब मैं आई मैंने फिर पूछा, मैंने कहा माली अंकल अ, अभी चाय प्रसाद बना दें? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी तो ये कैंटर हाफ है, अभी जरूरत नहीं है। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि अच्छा ठीक है, मैं मंदिर में मत्था नहीं टेका, मैं मत्था टेक करके फिर आती हूँ। और संगत जी, बिलीव यू मी, मैं मत्था टेकने गई हूँ, हार्डली 5 मिनट्स में मंदिर में बैठी हूँ, और मैं जब वापस आ रही हूँ तो माली भैया पूरी एक केटल भर के चाय प्रसाद बना करके लेके आए। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि 5 मिनट में कौन सी चाय प्रसाद इतनी बन सकती है या बन जाती है। सो जो भी कुछ समझ में आया, सिर्फ इतना समझ में आया कि चाय प्रसाद की सेवा मेरी आज की नहीं है। मैं बड़ी उदास होकर के मंदिर से आ गई। देन मैं थर्सडे गई, थर्सडे मेरे को सेवा नहीं मिली, सैटरडे सेवा नहीं मिली, संडे भी एक आंटी या अंकल की सेवा होती थी, उन्होंने नहीं दी कि नहीं मेरी सेवा है। अब नेक्स्ट फ्राइडे जब मैं गई, और जैसे ही मैंने, तब तक ये आपकी किचन पूरी बन गई थी, रिनोवेट हो गई थी, जो अभी नई किचन है। और मैं जैसे ही स्टेप इन किया तो एक अंकल जो दूध के पैकेट्स होते हैं, मिल्क पैकेट्स लेके खड़े हुए थे, और उन्होंने मेरे को बोला आओ और आपकी चाय प्रसाद सेवा। और उन्होंने सब चीज मुझे बताई कि ये आप, ये दूध है, ये चाय पी, चाय है, पत्ती है, ये चीनी है, इतना इतना ऐसे ऐसे डलता है और ऐसे चाय प्रसाद बनती है गुरुजी की। उन्होंने सब कुछ समझाया, और उस दिन से गुरुजी ने चाय प्रसाद की सेवा शुरू करवाई। बट जब मैं वहां से लौट के आई तो दो चीजें मेरे को, एक तो वो हुई कि आज ही कैसे, और वो अंकल कौन थे, उनको कैसे पता कि मेरी चाय प्रसाद की सेवा या मुझे ही मुझे करनी थी। सो मंदिर में जो कुछ भी होता है वो गुरुजी की मर्जी से होता है, एक पत्ता भी गुरुजी की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता, ये ऐसा मानना है। और वो अंकल भी मुझे कभी दोबारा नहीं मिले। सो शुक्राना गुरुजी, हर चीज समझाने का और इतने प्यार से बताने का कि क्या रास्ता आप दिखाते हैं, जिस रास्ते पे आप चलाना चाहते हैं उस रास्ते पे हम चल पाए। वो चाय प्रसाद जो गुरुजी ने, मतलब जो भी अंकल ने मुझे बताया था कैसे बनना है, वो जब चाय प्रसाद बना मेरे को समझ, मतलब मुझे ये लगता है कि 40-45 मिनट्स, उस वक्त तो बहुत कम संगत थी, इतना टाइम लगता है एक प्रसाद बनाने में, और वो मंडे को कैसे इतनी जल्दी कैसे बना वो भी मुझे नहीं समझ में आया। बस ब्लैंक। सो गुरुजी का शुक्राना है कि वो इतनी इतना साथ देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स चलती हुई आ रही है। एक मैं अंकल के फेथ का और शेयर करना चाहूंगी, ये भी उसी टाइम का है, ईयर मुझे याद नहीं है। सो गुरुजी के पास जब गुरुजी ने बुलाना शुरू किया था 2000 में, पहले ही मीटिंग कहूंगी या पहली बार आने में, तब तक तो गुरुजी पे विश्वास, मैं नहीं कहूंगी कि आते ही गुरुजी के ऊपर विश्वास बन जाता है, बहुत टाइम लगता है। आप इंसान रूपी किसी को भी देख करके ये विश्वास करने में कि हम सिर्फ ये समझ के आते थे कि गुरुजी एक महापुरुष हैं, एक सिद्ध पुरुष हैं, उससे ज्यादा कुछ कभी समझ में नहीं आया। और जब भी उनके पास बैठते थे ये भी नहीं पता था कि वो टेलीपैथिकली सब चीज हमारे मन का भाव सुनते हैं। हम उस वक्त नहीं समझ पे पाते थे। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताती हूँ कि पता नहीं कैसे
गुरुजी के चेयर के लेफ्ट हैंड साइड को पीछे हमेशा जगह मिल जाती थी, क्योंकि मम्मा से गुरुजी का बहुत प्यार था। मम्मा, सिस्टर्स वगैरह सब वहीं, हम लोग कैसे लेफ्ट हैंड साइड में गुरुजी के एम्पायर स्टेट में बैठते थे, और चेयर के पीछे अक्सर जगह मिल जाती थी और वहां पे बैठती थी। और एक दिन मैं ऐसे ही मन में सोच रही थी, और मम्मी को हमेशा गुरुजी बोलते थे कि आओ चरण दबाई, आई चरण दबाई, हमेशा उनकी सेवा, और कभी कभी सिस्टर्स भी दबाती थी। तो मैंने एक दिन ऐसे ही मन में सोचा कि गुरुजी हमेशा मम्मी को ही बोलते हो आप चरण सेवा करने की, आप कभी हम मुझे तो बोलते ही नहीं हो कि चरण सेवा कर। और मैंने अपने मन में ये बिना जाने कि गुरुजी आपके मन की एक एक भाव को समझते हैं, पकड़ लेते हैं, और मैंने अपने मन में ही बोला कि आज गुरुजी आपके चरण की सेवा मैं भी करूंगी। मैंने अपना लेफ्ट हैंड बढ़ाया, मैंने कहा देखो ये आपका चरण है, और राइट हैंड से मैंने जैसे ही एक बारी अपने ही हाथ को प्रेस गुरुजी का चरण समझ के किया, गुरुजी ने मेरी तरफ टर्न किया अपना फेस, पीछे की तरफ देखा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरुजी ने कभी पीछे मुड़कर कैसे देखा, और इतनी प्यारी स्माइल दी। और उस वक्त मेरी जो मतलब मेरा बिल्कुल सब कुछ रुक गया, जैसे कि, और मैं सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि गुरुजी आप सब कुछ सुन लेते हो, आप सब सब पकड़ लेते हो, आप सब समझते हो, आप सारे मन की भाव को पकड़ लेते हो। सो ऐसी चीजें हैं कि वो पर्दे हमेशा डाल देते हैं मालिक, बहुत कुछ दिखाते भी हैं, समझाते भी हैं, और बता भी देते हैं, और फिर ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि हम मूर्ख के मूर्ख रह जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि वो क्या है। सो मैं अंकल की फेथ का जो बता रही थी, वो ये था कि धीरे धीरे गुरुजी से बहुत एक अट्रैक्शन होती थी, प्यार था। वो 100% मानना मैं नहीं कहूंगी कि पूरी तरह विश्वास था जो प्यार अब है, बट उस वक्त ये लगता था, एक खिंच होती थी कि हर बारी मंदिर जाओ। और अंकल मेरे वो इतना नहीं बिलीव करते थे, वो इतना नहीं आते थे, हम लोग आते थे, और अंकल इतना नहीं आते थे। मम्मी के साथ सिस्टर्स मेरी बहुत मानती हैं। सो कुछ टाइम निकला, और एक दिन अंकल के कुछ ऑफिस में कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गई। अब ये जो चीज हो रही है ये मेरे को बिल्कुल नहीं अंकल ने बताया, क्योंकि ऑफिशियल चीजें हैं, कभी कभी नहीं बताते हैं। और घर में ऐसा कुछ, मेरे अंकल इज वेरी जॉबियल, वो कभी कुछ ऐसे छोटी मोटी बातें तो ऐसे शेयर करते भी नहीं है, और वो कभी इतना सीरियस कभी कुछ वो लेते भी नहीं है। ऑफिस की चीजें ऑब्वियसली ऑफिस में रहती हैं। सो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया। और ये जो प्रॉब्लम थी उनकी, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी। कोई चीज ऐसी थी कि जो कोई बंदा था वो अंकल को कॉल करता था, और वो आई डोंट नो, वो फोन पे हिप्नोटाइज करता था अंकल को, और फिर उसके बाद वो कुछ ब्लैकमेल कर रहा था। सो अब ये चीज कैसे डे बाय डे हो रही थी मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मेरे को ये लग रहा था कि ठीक है थोड़ी टेंशन होगी, बट अदरवाइज अंकल ने मुझे कुछ नहीं बताया। ये चीजें चलती रही, 1 महीना, 2 महीना, आई थिंक नवंबर से स्टार्ट हुआ, दिसंबर निकला। जैन में ये मेजर प्रॉब्लम हो गई, अंकल बहुत काफी परेशान हो गए मेरे। और हम लोग उस वक्त अपने, मेरा इन लॉज का मेरा घर मेरठ में था, और मेरठ से हम लोग वापस आ रहे थे। और तब जो भी ये कॉल आती थी, मैंने फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम लोग गाड़ी में थे और अंकल इधर उधर नहीं थे, ऑफिस में नहीं थे। सो ये जब कॉल आया, सो अंकल के हाथ लिटरली मैंने शिवर करते हुए देखे, और मुझे समझ में नहीं आया। और अंकल ने मेरे से बोला कि ऐसा करते हैं, सिस्टर इन लॉ का मेरे घर गाजियाबाद में था, तो हम लोग थोड़े दिन यहाँ पे रुकते हैं। सर्दियों का टाइम था, जनवरी, और हम लोग अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ पहुंचे। तो जैसे होता है कि मैं अंदर चली गई दीदी के पास, और ये जिया जी के साथ बैठे हुए थे। और आधे घंटे बाद जब मैं बाहर आई तो देखा कि ये तो है नहीं। मैंने पूछा जिया जी कहाँ गए, तो उन्होंने बोला कि उनको उनके पास कोई कॉल आया था और वो बाहर हैं। और मैं ये सोच रही थी कि बाहर बारिश हो रही है और इतनी ठंड है, जनवरी का लास्ट चल रहा है, और ऐसा क्या है। तो उस वक्त फर्स्ट टाइम मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है जो कि मेजर है, जो ये बता नहीं रहे हैं। और जैसा कि ऑफिस की चीजें नहीं पता, आपको नहीं पता होती, बट ठीक है, वहाँ तो हमारी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई। बट जब हम दिल्ली दोबारा आए तब मैंने इनसे पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है। तो इन्होंने मेरे को बोला कि कोई बंदा है जो इनको कॉल करता है, और वो इनको ब्लैकमेल कर रहा है कि कोई ऐसी चीजें हैं उसके पास, ऐसी सीडी है जिसमें कोई
मतलब कोई ऐसी सीडी है जिसमें इनको उन्होंने कोई मनी का कोई केस है। सो मैंने इनको बोला कि ऑब्वियसली बात है कि अगर घर में कोई भी ऐसी चीज होती है, आपका पास कोई ऊपर का पैसा आता है या जो भी होती है चीजें, वाइफ को जरूर पता होती हैं। और मैंने इनसे यही बोला कि मैंने कहा आप डर क्यों रहे हो, आपने तो कभी ऐसा नहीं किया। कहते हाँ नहीं मैंने ऐसे कभी नहीं लिया। तो मैंने कहा जब आपने लिया नहीं तो आप परेशान क्यों हो रहे हो, हमारे साथ गुरु जी हैं, आपको ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट बात वही थी कि ऐसा कोई केस था नहीं। बट वो फोन पे ही कुछ ऐसा हिप्नोटाइज हो जाता था अंकल के साथ कि वो उस चीज को समझ पाना बड़ा मुश्किल था। अब जनवरी एंड ये चल ही रही थी, फेब्रवरी डे बाय डे यही अंकल का बहुत वो था कि समझ में नहीं आ रहा था। एक रात वो इतने परेशान हो गए थे कि उनको अ, हम लोग बड़ी लेट सोए, और सुबह मॉर्निंग में 4:30 मेरी भी आंख खुली और अंकल की भी आंख खुली, और दोनों ने एक दूसरे को बोला कि गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया है। तो गुरुजी तो साथ हर पल होते ही हैं, और परेशानी के पैच में वो तो बहुत ही ज्यादा साथ अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। सो जब ये चीज चल रही थी, और February 9th एक आंटी के घर सत्संग था, वो भी बहुत हार्डकोर गुरुजी की भक्ति, और उनके घर में सत्संग था। सो अंकल ऑफिस अपना रेगुलर जा रहे थे, ये प्रॉब्लम तो चल ही रही थी जो भी थी। ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट जॉब वाले किसी भी पर्सन के ऊपर इस तरह की कोई चीज अगर वो हो जाती है तो वो तो एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग ही होती है। 9th को जब ये सत्संग था आंटी के घर एक, तो उन्होंने मेरे को 3 बजे 6 बजे से सत्संग था, उन्होंने मेरे को बोला कि अंकल आएंगे। मैंने कहा हाँ जी आंटी आएंगे। और 3 बजे उन्होंने मेरे को बोला कि आप अंकल को कॉल करो और उनसे बोलो आना है जरूर। आई डोंट नो उनका गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन है। सो मैंने अंकल को कॉल किया तो अंकल ने फोन नहीं उठाया, मस्ट बी वॉज बिजी इन हिज ऑफिस। सो फिर 4 o'clock को आंटी ने मेरे को फिर याद दिलाया कि आप अंकल को कॉल कर देना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। 4 o'clock को अगेन आई कॉल हिम, ही डिडंट पिक माई कॉल। फिर 5 o'clock को आंटी मेरे को लेकर के सोफे पे बैठ गई। 6 बजे से सत्संग शुरू होना था और आंटी मेरे को सोफे पे लेकर बैठ गई कि नहीं आप अंकल को कॉल करो मेरे सामने अभी। और मैं अंकल को कॉल कर रही हूँ, बट अंकल कॉल नहीं पिक कर रहे। एक बारी, दो बारी, तीन बारी, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ टाइम अंकल ने कॉल पिक किया, और मेरे को बहुत अंदर से गुस्सा भी आ रहा था, परेशान भी थी कि फोन क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि मेरे को तो ये प्रॉब्लम पता चल रही थी और प्रॉब्लम थी भी, बट आंटी को तो कुछ नहीं पता। और फोन उठाते मैंने इनसे बोला, मैंने कहा आप फोन क्यों नहीं पिक कर रहे हो, तो वो मेरे को दूसरी साइड से बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं ऑफिस में बिजी था, मीटिंग थी, ये जो जो भी कुछ उन्होंने। तो इतनी देर में आंटी मेरे से बोलती कि उनसे बोलो कि आना है। तो मैंने अंकल से बोला अंकल आपको यहाँ सत्संग में आना है। तो अंकल कहते कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं अभी घर जाऊंगा, नहीं ये वो तो वो अब। और आंटी दूसरी तरफ से मेरे को कंटिन्यूसली फोर्स करे नहीं नहीं आना है। सो अंकल को मैंने फोर्सफुली बोला, मैंने कहा अंकल नहीं आपने आना है, आंटी बुला रही हैं और जरूर से आना है। तो फिर अंकल ने कहा फाइनली कि ठीक है अच्छा मैं आऊंगा। और 6 o'clock से सत्संग स्टार्ट हो गया। आई थिंक 8:30 अंकल पहुंचे, और वहाँ पे हम बैठे थे, सत्संग चल रहा था। आई डोंट नो, गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, साइड में आंटी बैठे हुए थे, सामने अंकल बैठे हुए थे। मैंने आंटी को देखा, आंटी ने एक गुरु जी की तरफ देख करके एक अपने हाथ को ऐसे किया, और 2-3 बारी उसको जैसे कुछ कट करते हैं अपने हाथ को, हाथ पे ऐसे 2-3 बारी हाथ का इशारा किया जैसे कुछ कट किया, और एकदम स्वाइप कर दिया। और मैंने दूसरी तरफ अंकल को देखा तो अंकल की आंखों में आंसू थे। अब ये सब चीजें देख रही हूँ बट समझ कुछ नहीं आ रहा। आंटी को कोई प्रॉब्लम पता ही नहीं थी, और ये चीज जब उन्होंने की उसके बाद सत्संग तो कंटिन्यू चला ही रात को, काफी लेट चला। हम लोग जैसे पुरानी संगत बैठ जाते हैं और फिर सत्संग अपने पुराने पुराने शेयर करते हैं, छोटा सा ग्रुप जैसे बड़े मंदिर में भी पहले बैठ जाते थे, वैसे ही आराम से बैठे थे। और 12 बजे 9 फेब था, 10 फेब मेरी एनिवर्सरी थी। सबने विश किया, बहुत अच्छे से गुरुजी ने सेलिब्रेट कराया, हम लोग आ गए। और नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स संगत जी, वो जो भी बंदा था, वो जो जिसका रोज कॉल आता था, दिन में पता नहीं कितनी बारी आता था, वो फोन कॉल कहाँ वो बंदा गायब हो गया।
सिर्फ गुरुजी जानते हैं, और गुरुजी की मेहर से कभी अंकल को कॉल नहीं आया। सो शुक्राना गुरुजी, हर चीज से आप कैसे निकाल देते हो, क्योंकि सिर्फ गुरुजी जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, वो मालिक के अलावा और कोई नहीं जानता। इंसान भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, ना करते हैं। So, कितना शुक्राना हम करें मालिका कि वो हर पल साथ में होते हैं। हर हर आप लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स चलते ही हैं, क्योंकि हमें अपने कर्मास तो काटने ही हैं। गुरुजी ने ये बात बोली है कि 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, बट 10% तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन वो भुगतान भी गुरुजी इतने प्यार से करा देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी लाइफ कितनी स्मूथ कर देते हैं। और इसका कितना ही शुक्राना करें गुरुजी का, कि हर पल हम कितना ही शुक्राना करें वो उतना कम है। सो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।